तो वीडियो शुरू करने से पहले एक सवाल। हम जिस सुपरस्टार के बारे में आज बात करने जा रहे हैं, जैसे ही आपको अंदाज़ा हो जाए कि वो कौन है, कमेंट में तुरंत उसका नाम लिख देना। देखते हैं कितने लोग सच पहचान पाते हैं। रात के 2:17 स्टूडियो की आखिरी लाइट बंद हो चुकी थी। क्रू पैकअप कर रहा था, लेकिन एक कैमरा अभी भी चल रहा था और उस रात रिकॉर्ड हुआ एक इंटरव्यू, जिसे बाद में इंडस्ट्री के अंदर अधूरा इंटरव्यू कहा गया। अधूरा क्योंकि सबसे सच्चा हिस्सा कभी टीवी पर आया ही नहीं। ये वो दौर था जब एक बाहरी लड़का मुंबई में अपनी जगह बना रहा था। कोई फिल्मी खानदान नहीं, कोई गॉडफादर नहीं, सिर्फ जिद। दिल्ली से आया एक लड़का जो टीवी से फिल्मों में छलांग लगा चुका था और धीरे धीरे पोस्टरों पर छाने लगा था। इंटरव्यू सामान्य सवालों से शुरू हुआ। नई फिल्म, फैन फॉलोइंग, स्टारडम, सब परफेक्ट। फिर एंकर ने अचानक पूछा, आपको कभी डर लगता है कि अगर कभी ये सब खत्म हो गया तो? कमरे में हल्की हंसी हुई। सबको लगा स्टार मजाक करेगा, लेकिन उसने नीचे देखा। 10 सेकंड, पूरा कमरा चुप। फिर उसने कहा, हर रात। उसने बताया कि जब वो नया था तो हर रिलीज के बाद डरता था, अगर ये फिल्म नहीं चली तो मैं वापस वहीं चला जाऊंगा जहां से आया हूँ। उसने कहा, मैंने बहुत जल्दी माँ बाप खो दिए, शायद इसीलिए हारने से इतना डर लगता है। कमरे में सन्नाटा फैल गया। ये प्रमोशनल इंटरव्यू नहीं रहा था, ये एक आदमी का अंदरूनी डर बाहर आ रहा था। पीआर टीम बेचैन हो गई क्योंकि ब्रांड टूट रहा था, इंसान बाहर आ रहा था। फिर उसने एक फिल्म का जिक्र किया जो लगभग उसके हाथ से निकल गई थी। उसने कहा, उस रात मैं घर जाकर रोया था, मुझे लगा सब खत्म। सुपरस्टार रोया था। ये लाइन कभी प्रसारित नहीं हुई क्योंकि हीरो रोते नहीं दिखाए जाते। उसने हंसते हुए कहा, लोग सोचते हैं कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन सच ये है, मैं आज भी अंदर से वही डरता हुआ लड़का हूँ जो पहली बार मुंबई आया था। रिकॉर्डिंग टीम के मुताबिक उस पल कमरे में बैठे लोग उससे स्टार की तरह नहीं, इंसान की तरह जुड़ गए थे। इंटरव्यू खत्म हुआ। वो उठा, सबसे हाथ मिलाया और जाते जाते कहा, आज शायद मैं ज़्यादा ईमानदार हो गया। अगले दिन इंटरव्यू रिलीज़ हुआ। चमकदार, प्रेरणादायक, सुरक्षित, लेकिन अधूरा। डर गायब, आंसू गायब, कबूलनामा गायब। ऑफिशियली कहा गया कि टेक्निकल एरर था। एक पुराने एडिटर ने सालों बाद कहा, अगर वो इंटरव्यू पूरा जाता तो लोग उसे और ज़्यादा प्यार करते, क्योंकि लोग परफेक्ट हीरो नहीं चाहते, लोग आईना चाहते हैं। एक ऐसा आदमी जो डरता है, टूटता है, लेकिन फिर भी खड़ा रहता है। और शायद यही असली सुपरस्टार होता है। आज भी इंडस्ट्री के कुछ लोग कहते हैं वो फुटेज कहीं मौजूद है, किसी हार्ड ड्राइव में, किसी आर्काइव में, किसी बंद दरवाजे के पीछे। सोता हुआ सच। सवाल इंटरव्यू का नहीं है, सवाल ये है, क्या हम अपने सुपरस्टार को भगवान से इंसान बनते देख सकते हैं, या हमें अभी भी चमकदार झूठ ज़्यादा पसंद है? अब सच बताओ, आपको समझ आया कि हम यहाँ किस सुपरस्टार की बात कर रहे हैं? कमेंट में उसका नाम ज़रूर लिखना और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी ज़रूर दिखाना। कहते हैं हर सुपरस्टार की जिंदगी में एक ऐसा चैप्टर होता है जिसके बारे में वो खुद भी खुलकर बात नहीं करना चाहता। और विनोद खन्ना की जिंदगी का सबसे रहस्यमय चैप्टर था ओशो का आश्रम। एक सुपरस्टार जिसने बॉलीवुड की चकाचौंध छोड़ी, करोड़ों की कमाई छोड़ी और एक गुरु के पीछे अमेरिका तक चला गया। लेकिन सवाल ये है, आखिर वहां ऐसा क्या हुआ कि वही आदमी रोते बिलखते हुए भारत वापस लौट आया? और उससे भी बड़ा सवाल, वो लौटने के बाद टूट क्यों गया था? ये कहानी है आस्था, डर, सत्ता और टूटते इंसान की। हम सब जानते हैं कि जब विनोद खन्ना अपने करियर के पीक पर थे, तब उन्होंने अचानक सब छोड़ दिया। लोग हैरान थे, एक ऐसा हीरो जिसकी फिल्में रिकॉर्ड तोड़ रही थी, वो अचानक गायब कैसे हो गया? जवाब था ओशो। वो उनके पीछे पीछे अमेरिका के ओरेगन चले गए, जहां आश्रम नहीं बल्कि एक पूरा शहर बसाया जा चुका था। हजारों लोग, एक अलग दुनिया, अपने नियम, अपनी सत्ता। लेकिन असली ड्रामा शुरू हुआ तब
जब ओशो अचानक साइलेंस में चले गए और उन्होंने बोलना बंद कर दिया और पूरा कंट्रोल चला गया उनकी असिस्टेंट माँ आनंदशीला के हाथ में। यहीं से आश्रम की हवा बदलने लगी। कविता खन्ना के खुलासे के मुताबिक उस समय आश्रम सिर्फ आध्यात्मिक जगह नहीं रह गया था, वो पावर का सेंटर बन चुका था। वहाँ चुनाव लड़ने की तैयारी हो रही थी, निजी सिक्योरिटी थी, हथियार थे, AK-47 तक मौजूद थे। सोचिए, एक आध्यात्मिक आश्रम और अंदर निजी सेना। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो ध्यान करने आए हैं या किसी राजनीतिक प्रयोग का हिस्सा बन गए हैं। फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसने सबको हिला दिया। पानी में जहर मिला दिया गया। हाँ, जहर। वही पानी पीकर कई लोग बीमार पड़े और उनमें विनोद खन्ना भी शामिल थे। अब डर सिर्फ बाहरी नहीं था, डर अंदर घुस चुका था। लेकिन असली टूटन यहाँ नहीं थी। असली दर्द ये था, वो अपने बच्चों से दूर थे। कविता बताती है कि विनोद खन्ना रोते थे, सचमुच रोते थे, क्योंकि उन्हें लगता था अगर वो अमेरिका छोड़कर चले गए तो शायद कभी वापस नहीं आ पाएंगे। एक सुपरस्टार, लाखों लोगों का हीरो अपने कमरे में बैठकर चुपचाप रो रहा था। ये वो तस्वीर है जो दुनिया ने कभी नहीं देखी। आखिरकार हालात इतने बिगड़ गए कि उनके कजिन खुद ओरेगन गए और उन्हें वहां से निकालकर भारत लेकर आए। लेकिन भारत लौटना कहानी का सुखद अंत नहीं था, ये तो एक नया संघर्ष था। वो शूटिंग पर जाते, मेकअप करते, कैमरा रोल होता, लेकिन कट के बाद अपनी वैनिटी में बैठकर रोते रहते। क्यों? क्योंकि वो दो दुनियाओं के बीच फंस चुके थे, गुरु की दुनिया और परिवार की दुनिया। फिर एक और चौंकाने वाला मोड़ आया। जब ओशो अमेरिका छोड़कर भारत लौटे तो विनोद खन्ना खुद उनसे मिलने गए। उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर मनाली घुमाने ले गए। दोनों ने लंबा समय साथ बिताया और वहीं ओशो ने उनसे कहा, तुम मेरा पुणे वाला आश्रम संभाल लो। ये वो पल था जहां इतिहास बदल सकता था। लेकिन पहली बार विनोद खन्ना ने अपने गुरु को ना कहा, एक सीधा, साफ, अंतिम ना। उसके बाद वो कभी ओशो से नहीं मिले और यहीं से उनका करियर फिर उठ खड़ा हुआ। उन्होंने वापसी की, हिट फिल्में दी, राजनीति में गए और अपनी पहचान फिर से बनाई। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या वो अध्याय सचमुच खत्म हुआ था या वो डर, वो अपराध बोध, वो टूटन कहीं अंदर जिंदा रही? क्योंकि कुछ यात्रा शरीर छोड़ देता है लेकिन मन कभी वापस नहीं आता। तो बताइए, अगर आप विनोद खन्ना की जगह होते, गुरु चुनते या परिवार? कमेंट में अपनी बात जरूर रखें। आस्था जरूरी है या अपनों का साथ? और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं।